नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। अभी इन्हीं दिनों अमेरिका में एक बहुत बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक, जिसने बहुत सारे स्टार्टअप को फंड किया था, उनके फंडिंग से रिलेटेड कुछ भारत में भी संस्थाएं हैं। तो वो किस तरह से कुछ दिन पहले तो उस बैंक की बड़ी महिमा मंडन हो रहा था और एकाएक वो बैंक एकदम से डूब गया। और अब सरकार भी उसकी मदद करने के सामने आई है। कुछ और बड़े उद्योगपतियों ने किया है कि हम इसको बचाएंगे, हम इसको खरीद लेंगे। तो ये सिलिकॉन वैली बैंक है, इसकी जो तबाही हुई है, ये जो बर्बाद हुआ है, ये जो परेशानी में आया है, उसके कारण क्या हैं और क्या भारत में इसका कोई प्रभाव, इस घटना का जो दूर हुई है, अब सारा का सारा कनेक्टेड वर्ल्ड है। तो उस पे बातचीत करने के लिए दो विद्वान मित्रों को हमने आमंत्रित किया है। श्री शशांक भारद्वाज फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, बहुत लंबे नज़र से बैंकों पे और वित्तीय क्षेत्र पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। साथ ही डॉक्टर नीरज रावत हैं, वो भी इन विषयों पे खुद ये बिजनेस मैनेजमेंट के प्रैक्टिशनर रहे हैं, विदेशों में इन्होंने काम किया है। तो वहाँ की कार्य पद्धतियों से और मुख्य रूप से बैंकों से और ये पूरी वित्तीय व्यवस्था से उनका बड़ा गहरा संबंध रहा है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो शशांक भाई, ये सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना, क्या बैंक है ये, क्या इसकी पृष्ठभूमि है मोटी मोटी, और क्या भारत में भी इसका इफेक्ट, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? जैसा कि बहुत सारे हमारे विद्वान मित्र जो दुनिया में कहीं भी कोई ज्वालामुखी फटे तो उस वो तुरंत घोषणा कर देते हैं कि उसकी आग भारत में पड़ने ही वाली है, हमको सर बचा के भागना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे भारत में विद्वानों की कमी नहीं है, उसमें तो कुछ तो आसपास के ही मित्र हैं। तो शशांक भाई, आप इस बैंक का जो कोलैप्स हुआ है, ये जो एकदम से ढह गया है, इसके बारे में प्रकाश डालें शशांक भाई। ये आप जिनको कह रहे हैं ना, मित्र और विद्वान, वो लोग विघ्न संतोषी रुदाली हैं, बिना तथ्य के। इनको उनका स्वभाव है कि कुछ भी बोले, और कुछ बुरा हो तो बड़े आनंदित हो जाते हैं। तो उनकी क्या हम परवाह करें। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण ब्याज की दरें जो बढ़ी अमेरिका में, उसका शिकार हुआ। मैनेजमेंट भी बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसने ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स में पैसे लगाए जहां पे वापसी के लिए बहुत समय की आवश्यकता थी, जिसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड हाई था। और इन सब के कारण जब ब्याज दरें बढ़ी, तो उसके जो लैंडिंग रेट थे, जो पैसे उसने लगाए थे, वो ब्याज दरों से नीचे थे, तो उसके आर्थिक स्थिति खराब होनी ही थी। तो ये इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो ब्याज दरें बढ़ानी थी, उसको लेके ये बैंक डूब गया। और इसका लेकिन सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो पुरानी अवधारणाएं चली आ रही हैं कि आप मुद्रास्फीति को रोकना है तो ब्याज की दरें बढ़ा दो। जी। अगर इतना ही सरल होता कि मात्र ब्याज की दरें बढ़ा देने से मुद्रास्फीति पे नियंत्रण हो जाता, जी। तब तो मुद्रास्फीति नियंत्रण करना बहुत आसान कार्य होता, फिर कोई भी कर देता, उसके लिए कोई विशेषज्ञ की क्या आवश्यकता थी। जी। तो मेरा ये मानना है कि मुद्रास्फीति अब इस ब्याज दर बढ़ाने से नियंत्रण में नहीं आने वाली है। अगर आनी होती तो जब अमेरिका में ये प्रारंभ हुआ था तभी से कुछ होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब तक आप मांग और आपूर्ति में संतुलन नहीं करेंगे, आपूर्ति नहीं बढ़ाएंगे, आप ब्याज दरें बढ़ा के मुद्रास्फीति को तो नियंत्रण में नहीं ला सकते। और अगर लाने का प्रयास भी किया तो उसकी परिणति सिलिकॉन बैंक में होगी। तो राष्ट्रों को ये समझना चाहिए, जो राष्ट्रीय बैंकों के जो गवर्नर हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का जो पुराना एक सूत्र चल रहा था, वो अप्रासंगिक हो गया। मेरा ये मानना है कि अब मुद्रास्फीति को बाजार की शक्तियों के द्वारा तय तय होने देना चाहिए, और आप आपूर्ति कैसे बढ़ा पाए, इस पे ध्यान देना जी। चाहिए। तो डॉक्टर नीरज रावत, आप इस बैंक के कोलैप्स को
और उसके भारतीय संभवित भारतीय प्रभावों को, और किस तरह की जो है वित्तीय गति वहां रहती है, जिसका ये शिकार हुआ है, जैसा कि शशांक भाई ने उसकी ओर इशारा किया। तो आप इसको, इस पूरे घटना चक्र को और उसके भारत के प्रभाव को कैसे देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि भारत के बहुत सारे महान अर्थशास्त्री अमेरिका निवासी हैं, वो वहीं रहते हैं। वो भारत के जो है वो इकोनॉमिक स्थिति पे बड़ी चिंताएं करके लगातार जो व्याख्यान देने की मुद्रा में रहते हैं। तो क्या वो अमेरिकन को और उसके प्रेसिडेंट को और बिडेन को भी क्या इसी तरह का ज्ञान बांटेंगे जैसा वो भारत में बांटते रहते हैं? देखिए माधव जी, शशांक जी, सबसे पहले नमस्कार आप दोनों को, और बात 25 के श्रोताओं को, दर्शकगण को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और देखिए, इसमें मेरा मानना ये है माधव जी कि ये जो हुआ ऐसा पहले होता आया है, होगा और होता रहेगा, और वो किसी भी व्यवस्था में होगा। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का सिस्टम है या कोई सोशलिस्ट सिस्टम है तो उसमें कुछ और होगा। क्या है, ये बैंकिंग प्रणाली में अपनी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, पब्लिक गवर्नेंस है, ये उसका इशू है। और कुछ बदलती बाजार की जो परिस्थिति होती है उसका नतीजा है, जैसा शशांक जी ने कहा कि इस वक्त जो आर्टिफिशियली अमेरिका की जो सरकार है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो इस तरह से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के जो वहाँ की मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन रेट है, उसको मैनेज करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उससे कई बैंकों को ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन देखिए, ऐसी स्थितियां, मेरा मानना है ये जस्ट प्रक्रिया है। मतलब ये कोई ना कोई डूबता है, कोई उभरता है, ये सब है। आपको गवर्नेंस की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड पब्लिक गवर्नेंस वेयर दे एश्योर यू कि ऐसी कोई घटना जब होती है तो जितने भी निवेशक गण है वो सुरक्षित रहेंगे। तो आई एम हैप्पी टू नो टुडे दैट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज एश्योर्ड दैट जिसका भी जो डिपॉजिटर्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दैट इज अ बिग रिलीफ टू ऑल द डिपॉजिटर्स, उनको कोई हानि नहीं होगी। नंबर 2 के इसका प्रभाव भारत पे क्या होगा? देखिए सर, भारत पर जो प्रभाव होना है वो धीरे धीरे पता चलेगा अगर कुछ होना है तो। क्योंकि जैसा ही इसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, तो ये सिलिकॉन वैली में कैलिफोर्निया से बेस थी, इसका सब कुछ वहां से होता था। तो जो भी आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स थे उसमें इनका एक बड़ा रोल था, उन्हीं के लिए मतलब फोकस रहता था इस बैंक का। तो ठीक है, स्टार्टअप्स हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स उसकी वजह से टोटली बंद ही हो जाएंगे। क्योंकि स्टार्टअप्स का एक तो ये एश्योरिटी हो गई कि जिनका पैसा इसमें था वो तो डूबेगा नहीं। ये तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी आज एश्योरेंस दे दिया है। लेकिन हाँ, कोई भी एक बड़ा खिलाड़ी, जैसे 16वीं थी अमेरिका की, जब उसमें कोई भी आर्थिक समस्या आती है तो उसका इफेक्ट होता है, डेफिनेटली इकोनॉमिक में होता है, थोड़ा बहुत उसके रिपरकशन यहाँ भी दिखते हैं। लेकिन मैं इसको खाली यहाँ तक ये बातें व्याख्या करके नहीं रुकना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, अपन जो 3 लोग मिलते हैं, उससे बात करते हैं, सर हम ये भी देखें कि जो हमारे, जिनको हमने एस्टेब्लिश्ड बड़े रिपोर्टर, जिम्मेदार इकोनॉमिस्ट, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ, जिम्मेदार लीडर जिनको अपन मानते हैं और बच्चों की आंखों में जो बनते चले गए, आज मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जब वो एक हिंडनबर्ग नाम की कोई संस्था थी जो जिसने अपने वर्ड के साथ खाली वो शोध संस्थान का नाम जोड़ने से वो क्या करती थी, उसने क्या कहा, उसके एक रिपोर्ट पे जो आपने यहाँ तूफान मचाया। आज मैं उन सभी स्थापित जिम्मेदार पत्रकारों से, इकोनॉमिस्ट से, और भारत के जो पॉलिटिशियंस जो विरोध में हैं, अनफॉर्चुनेटली विरोधी दल है, मैं उनको कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनकी बातों से मुझे बहुत चिड़, मतलब अंदर से कुड़ जाता हूँ कि ऐसे लोग हमारे इस भारत में ये मतलब क्या करने आए हैं, क्यों नहीं उसमें पढ़ते हैं। आज जब ये स्थिति हुई है, अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उस बैंक के सीईओ, सीटीओ, सीओ जो थे, वो पिछले 5-6 दिन पहले से, या हो सकता है एक आध हफ्ते पहले से, वो अपने शेयर को ऑलमोस्ट 10 मिलियन प्लस शेयर्स को डाइल्यूट कर चुके थे। तो ये तो एक बहुत बड़ी गतिविधि मानी जाती है शेयर मार्केट में। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए कि जो मालिक हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, जो उस कंपनी को रन कर रहे हैं, वही अपने शेयर्स को जब मार्केट में बेच रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी वार्निंग मिल जाती है।
तो इस जो आपका है ना कि कंट्रोल सिस्टम हमारा तो ये है, हम परफेक्ट हैं, और अमेरिका से तो जो आएगा वहां की गली का बंदा भी कोई कुछ कह देगा तो या इंडियंस उसको लेके फूट पड़ते हैं। मेरा मानना है कि देखिए इस हिंदुस्तान को, हम जैसे लोगों को ये जागरूक करना है, हमारे युवा को, हमारे कुछ समझदार पॉलिटिशियंस को भी, कि भाई अब आप उन लोगों को तवज्जो देना बंद कीजिए। मार्केट में भी जो है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, सब देखिए गतिविधियां आएंगी होंगी, इससे तो दुनिया खत्म होगी, ना हमारा इकोनॉमिक सिस्टम खत्म होगा, ना ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है ये खत्म होगा। और ये कोई बहुत बड़ी कमी भी नहीं है, ये तो आपके सोशलिस्ट सिस्टम में भी होगा। हमको इसमें क्या बात ध्यान में आती है कि गवर्नेंस, corporate governance as well as public governance has to be more vigilant. So we all citizens has to be more vigilant. और हम vigilant कब होंगे? जब हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत कर्तव्यपूर्ण से निभाएंगे, उसको हम अपने कर्तव्य भी निभाएंगे। तो सरकार के साथ या कोई भी जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चला रहा है, वो मेरा विरोधी दल का हो, रूलिंग पार्टी हो, हमको साथ है। कोई घटना घटी है तो उसका मजाक ना उड़ाते हुए और उसको डाउन प्ले ना करते हुए, बल्कि हम उसको किस तरह सहयोग करके उस क्षणिक मोमेंट को, जो शायद 1 महीने चलेगा या 1 हफ्ते चलेगा, उसमें हम पूरे साथ मिलकर कैसे उसको संभालें। मैं ये प्रेरणा देना चाहूंगा, सिलिकॉन वैली बैंक में जो हुआ है वो सबको मालूम है थोड़ा बहुत, और कोई विशेष जो आप अगला कुछ पूछेंगे मुझे पता होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। लेकिन भारतीयों को ये शिक्षा लेनी चाहिए, और जिन्होंने हल्ला मचाया था वो आज चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? अगर शर्म आ गई इसमें चुप है, बहुत अच्छी बात है। प्लीज बिफोर यू डाउन प्ले इंडिया, आप थोड़ा सा अपने अंदर एक खुददारी रखिए, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी जी शशांक भाई, जैसे अमेरिका की जो तीव्र गति से चलती हुई जो व्यवस्था है बैंकिंग की, और वहां पे ओवर लिवरेज करके भी शायद वो ज्यादा रिटर्न कमाने में उन्होंने ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट किए जिनका रिटर्न जो है वो शायद उस तरह से जैसा उन्होंने सोचा नहीं आया, और फिर ब्याज की दरों में परिवर्तन हो गया तो सारा उनका खेल बिगड़ गया। तो हम अगर वहां के सिस्टम को मोटा मोटे तरीके से और भारतीय सिस्टम को उसको कंपेयर करने की कोशिश करें, शायद आपके पास ही इसकी जानकारी होगी, क्योंकि जितना मुझे छोटी मोटी जानकारी है कि भारत के जितने भी बैंक हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं, उनको करीब 22.5 से 25% कैश लिक्विड रखना पड़ता है। क्या वहां के बैंकों में ऐसा नहीं है? और क्या इसी के कारण जो अंधाधुंध वहां पे जो पहले भी कई बार हो चुका है, जो 2008 की जो घटनाएं थी उसमें भी उस तरह का अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट और उसमें ओवर लिवरेज करके वो सब ढह गया, तो इसका कोई कंपैरिजन हम कर सकते हैं ताकि हमारे सुनने वालों को ये जानकारी मिले? देखिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली एक रक्षात्मक और सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली मानी जाती है पूरे विश्व में। हम थोड़े छिपे भाव से ऋण देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ बहुत आक्रामक प्रवृत्ति नहीं है। बीच में जो एक दौर आया था, आप भी जानते हैं उस समय किस तरह ऋण बांटे गए थे, लेकिन सौभाग्य से मोदी सरकार आई और उसने सारी चीजें ठीक कर दी। अब ऋण देने की प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक की जाती है, इसलिए आप देख लीजिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। और जो आप कह रहे हो कि अमेरिका में तो वो एक नई तरह की अर्थव्यवस्था, वहां तो ऋण आधारित अर्थव्यवस्था, तो बहुत आक्रामक ऋण देते हैं, और उसमें अगर थोड़ा सा भी कोई गड़बड़ आ जाए, थोड़ी सी भी ब्याज दरों में उठापटक हो जाए या कोई लोन इधर उधर हो जाए तो वहां डूबने की परंपरा रही है, लेकिन आपके भारत में नहीं रही। एक यस बैंक अभी हाल में फंसा था, उसको भी सरकार ने उबार लिया। तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था तो पूरे विश्व के लिए अध्ययन का विषय होनी चाहिए कि हमारी बैंकिंग प्रणाली कैसे चले, कैसे हम उसको सुरक्षित रखें, क्या ये अच्छा करते हैं, क्यों इनके यहाँ इस तरह का बंदी सा भाव नहीं आता, बैंक कोलैप्स नहीं होते। ये एक मानने की बात है। मैं रावत जी की बात पे थोड़ा और कहना चाहूंगा कि हमने तो कह ही दिया था कि ये पिछले वीडियो में कि हिडनबर्ग ये तो किस वृत्ति से रिपोर्ट बना रहा है, और उसकी वृत्ति से हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता वही है जो रावत जी कह रहे कि कुछ बुरा हो तो उसका ये आनंद मनाते हैं। ये सबसे, और ये घातक प्रवृत्ति और इनके चरित्र को दिखाती है। तो और ये इसमें भी आ जाए कि बैंकिंग प्रणाली को कैसे अच्छा बनाया जाए, इस पे अब एक विश्वव्यापी चर्चा होनी चाहिए। एक बैंक डूबता है,
अरबों रुपए का बाजार पूंजीकरण चला जाता है, लाखों लोग की जीविका चली जाती है। तो इस पे पूरे विश्व की सर्वोच्च आर्थिक संस्थाएं मिलकर बैठे और विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन करके तय करें कि कौन सी प्रणाली अच्छी है और फिर उसी के ऊपर कार्य होना चाहिए। एक जो शशांक भाई आपसे जो एक और इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो शायद हमारे दर्शकों को भी उससे लाभ मिलेगा। जो लगातार जो देश के अंदर एक रूराली गैंग है, मतलब इसके संदर्भ में हम भारत की बैंकिंग व्यवस्था और उसमें जो पिछले 8 साल में जो परिवर्तन हुए हैं, तो आपके पास उसकी अधिक जानकारी होगी कि जैसा कि कहीं पे रिपोर्ट में भी देखा है कि पिछले 9 महीने में जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनका मुनाफा शायद 70,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है, जो कि आज से 10 साल पहले या उससे पहले के उसमें बहुत अधिक। तो ये बातें जो हैं ये अखबारों की हेडलाइन नहीं है, ये टेलीविजन के हेडलाइन नहीं है। अगर कुछ बुरा होता है तो वो हेडलाइन है, कुछ अच्छा हो रहा है वो हेडलाइन क्यों नहीं है, इस पे जरा प्रकाश डालें। और फिर इस पे फिर डॉक्टर नीरज रावत भी अपने जो है वो अनुभव शेयर करें, अपना पर्सपेक्टिव शेयर। ये जो तथाकथित आर्थिक विशेषज्ञ भारत में बने हुए हैं, ये पक्षपाती हैं, दुराग्रही है। इनके पास निष्पक्ष दृष्टि नहीं है। अगर निष्पक्ष दृष्टि रहती और उसके बाद आलोचना करे तो हमें स्वीकार है। कोई भी गलत कार्य है उसकी आलोचना आप करो, लेकिन मात्र किसी की छवि खराब करने के लिए, देश का आर्थिक नुकसान करने के लिए जो ये आलोचना करते हैं, ये बहुत ही निम्न स्तरीय बातें हैं। तो इनके अंदर भाव ये नहीं है कि आर्थिक व्यवस्था क्या, बस किसी तरह आलोचना करके कुछ व्यक्ति विशेष को, कुछ दल विशेष को या एक राष्ट्र को कैसे नीचे कर दे, यहाँ तक ये सोचते। ये एकदम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनको अब हमको लोगों के बीच लाना पड़ेगा कि देखिए ये क्या इनका चरित्र है, क्या इनका स्वभाव है, क्या इनकी वृत्ति है। अभी आप हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई अदानी पे, उसमें क्या था? उसने कहा अदानी ने कुछ गड़बड़ की है, ये अदानी के शेयर के मूल्य उनके प्रदर्शन से अधिक है। ये एक विचार था। सिलिकॉन वैली ने तो सब गड़बड़ झाला करके पूरा खेल ही समाप्त कर लिया। अब ये कोई कुछ नहीं कह रहा है इस पे कि उसका जो अपराध है, सिलिकॉन वैली बैंक ने जो अपराध किया, उसकी तुलना में अदानी पे तो मात्र एक आरोप है ना, या एक अवधारणा है। ऐसा कुछ सामने तो नहीं आया कि पूरा डूब ही रहा है, अदानी ग्रुप पैसा नहीं वापस दे पा रहा, या अदानी ग्रुप और कुछ अच्छे कार्य नहीं कर पा रहा, फंस गया है। ऐसा दिखता तो नहीं, ऐसा सामने नहीं। आपने एक आरोप लगा दिया कि उसमें ये हुआ हो। तो मैं ये इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि जब आप विश्लेषण करें, आप एक अपने आप को अच्छा आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके लिए आपने कहा था। ये अपने को मानते हैं कि हमको ज्ञान है और हम तो राष्ट्र में कुछ गड़बड़ होता है तो बताते हैं, इसमें वैश्विक भी है। तो हिडनबर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, तो हिडनबर्ग जैसी संस्थाओं को सब पक्षों को देखना चाहिए था ना। जहां एक ऐसी गड़बड़ी चल रही थी जिससे पूरा बैंक ही डूब गया, और वहां के लिए बड़ा उसको सबने हाथों, उसके लिए किसी ने हल्ला मचाया नहीं, और अदानी पे मात्र आरोप के आधार पे इतना बड़ा हल्ला खड़ा कर दिया। तो आप जो कह रहे हो, ये तथाकथित आर्थिक विशेषज्ञ, वैश्विक आर्थिक विशेषज्ञ, इन सब के लिए एक बहुत ही चुनौती की भी बात है, और इनको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि ये कर क्या रहे। जी नीरज भाई, आप इस बारे में जो तुलनात्मक अध्ययन करने का थोड़ा सा हमने प्रयास किया है, और शशांक भाई ने कई बातें बताई है इस बारे में। हाँ जी, तो देखिए मेरा तो इसमें यही मानना है माधव जी कि ये एक तो मानना है कि अडानी का केस और ये सिलिकॉन वैली बैंक का जो है ये टोटली डिफरेंट है। जी, अडानी पर जो आरोप लगाए थे और जिसकी वजह से शेयर मार्केट में थोड़ी सी जो उथल पुथल मची है, वो काफी हद तक रिकवरी है। उसको उस वक्त मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि देखिए अडानी के, आपने कहा उसका ये करा उसने वो, मैं कहता हूँ अडानी के एम्प्लॉइज को कोई तकलीफ थी क्या इस दौरान? क्या उसके किसी बंदे को निकाला या जिससे कुछ ले रखा है
रॉ मटेरियल, क्या उसका पेमेंट रुका, क्या उसकी तरफ से कोई कंप्लेन आ रही है, क्या उसके प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत आ गई कि अब जनता कह रही है कि खराब हो गई। कहने का मतलब जो का व्यवसाय है उससे रिलेटेड भारत में जो भी सुविधाएं लोग ले रहे थे उसमें कोई आपत्ति नहीं आई। उसकी के लिए मार्केट वैल्यू से ना वो इसकी कोई फैक्ट्री बंद हुई है ना कुछ हुआ, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। तो वो इट मीन्स व्हाट, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया और एनी ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर नॉट अफेक्टेड एक्सेप्ट दैट कि उनको जो बहुत बड़ा गेन हो रहा उसके शेयर वैल्यू की वजह से वो कुछ ही वजह से कम हो गया। दैट्स इट। वो एक पेपर गेन होता है, वो हो रहा है, ठीक है आपका, अगर आपने नहीं बेचा है तो। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक जब बंद हो रही है तो वो कंप्लीटली बंद हो रही है। उसके एम्प्लॉइज जो उसमें काम करते थे वो खत्म हो रहे हैं, उसका एसेट्स वो मतलब टेक ओवर कर लिए जाएंगे। और जिन सीटीओ, सीएफओ, सीईओ, सीओ, इन 4-5 बंदों को जब ये पता था और वो 4-10 दिन से अपना ये जो डिस्पोज कर रहे थे, मैं कहता हूं वो है गलत। दैट इज पार्ट ऑफ योर इनसाइडर इंफॉर्मेशन होने की वजह से आपने ये किया। तो वो आप फाइनेंशियल लेवल पे जो भी उनकी फाइनेंशियल संस्थान है उनको क्वेश्चन करेंगी, बातचीत करेंगी। लेकिन इस मौके पे मान लीजिए, देखिए, चोरी की प्रवृत्ति इंसान के अंदर आती ही आती है, वो किसी भी व्यवस्था में हो। सामाजिक व्यवस्था में भी अपन ने देखा हुआ है, और ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है तो इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिविजुअल कैरेक्टर की इसीलिए ज्यादा वो दी जाती है। लेकिन मैं आपको ये सीखने की बात कहूंगा कि जिस वक्त यहाँ पर कोई भी थोड़ी बहुत क्राइसिस आई और उसको इकोनॉमिक क्राइसिस माना गया, तो हमारे जो जिम्मेदार राजनेता हैं या जो प्रोफेशनल्स थे, उनका एटीट्यूड नेशन की किसी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या नेशन इमेज को बचाने के लिए क्या होना चाहिए। इस वक्त सिलिकॉन वैली बैंक में जब ये इसका ये भंडाफोड़ हुआ है, उसके बाद से आप देखिए पीपल लाइक लैरी समर्स, जो मतलब बिल्कुल ही सरकार का नहीं, इसमें सरकार की क्या पता है, ये तो इंडिविजुअल उसका है तो उसको ही भुगतना है और उसको ही करना, हल्ला मचा रहे थे। उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया है कि सिलिकॉन वैली को बचाने के लिए आम जन को सपोर्ट करना चाहिए। कभी एलन मस्क सामने आ रहे हैं, कभी मतलब कितने रूप आ रहे हैं कि नहीं भाई इसको, क्योंकि इट्स प्राइड, नेशनल प्राइड है। मेरा क्या मतलब है इस वक्त, हम देखिए कि आप कोई व्यवस्था अपनाएं, चाहे आप सामाजिक व्यवस्था अपनाएं, चाहे वो पूंजीवाद व्यवस्था, चाहे फ्री मार्केट इकोनॉमिक, चाहे डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, जो भी व्यवस्था अपनाएंगे, अल्टीमेटली इट विल बॉयल डाउन टू योर कैरेक्टर ऑफ सिटीजन। क्योंकि वही सिटीजन आपका एक अच्छा उद्योगपति भी होता है, वही सिटीजन आपका गवर्नर भी होता है, वही सिटीजन आपका प्रधानमंत्री होता है, वही सिटीजन आपकी संस्था, पूरे देश को मतलब जो चला रहे होते हैं। तो आप अपने राष्ट्र के किसी भी नुकसान के प्रति जब हा और एक बड़ा एक आपका सेडिस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, जो किसी के दुख में मजा लेता है, तो आप मुझे कई बार उन लोगों के नाम लेने में शर्म इसकी आती है, मैं कुड़ जाता हूं अंदर से, मैं कोफ्त होती है मेरे अंदर कि भाई ऐसे व्यक्ति समाज में बैठकर एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं, किसी को लीडर ऑफ अपोजिशन मिला हुआ है, किसी को एक स्टेट में कुछ मिला हुआ है, किसी को एक बहुत बड़ा पत्रकार होने का तो मिला हुआ और उसको अवार्ड शवार्ड दिए हुए लोगों ने। तो मेरा किसी और देश में ऐसा नहीं हो सकता, किसी और राष्ट्र में ये हो नहीं सकता। और अगर वो जो ऐसा करेगा उसको मतलब वहां की जनता बहुत ही मतलब उस तरीके से आइसोलेट करेगी कि वो बंदा दोबारा ना खोले। यहाँ पर उनको पनपा जाते हैं कुछ समाचार पत्र। एक आपने वो शायद मुझे कटिंग भेजी थी, वो कौन, मालवीय समय में क्या समय में, वो ऐसा बोल रहा है जैसे सारे स्टार्टअप इंडिया के डूब ही गए, मतलब उसने तो ऑलरेडी सब कुछ कह दिया, अब तो ये हो जाएगा। मतलब वो इतनी मतलब वो फैलाना चाहता है आर्थिक आतंकवाद कि अरे अरे इन्वेस्टमेंट मत कर देना, इसमें किसी स्टार्टअप को सपोर्ट मत कर देना। उसके आर्टिकल का जो मैंने थोड़ा पढ़ा वो ये संदेश निकल रहा है। तो ऐसे लोगों को तो इसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब उन महाशय ने ये लिखा था तो मैंने उनके पोस्ट पे जाके उत्तर भी दिया था, लेकिन अगले दिन मैं भौचक्का रह गया कि करीब करीब उसी तरह का जो है वो निष्कर्ष राजस्थान के 2-3 जो मुख्य पत्र हैं उनमें से एक पत्र के मुख्य पृष्ठ पे छपा हुआ था। तो फिर मैंने वहां पे जो मेरे जानकार संपादक हैं उनको मैंने फोन किया तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि देखते हैं इसको। तो इसका मतलब ये है कि जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं वो कोई मेहनत कर नहीं रहे, वो कोई रिसर्च कर नहीं रहे।
जो सोशल मीडिया पे जो भी कुछ अब उनके पास में उपलब्ध है, उनके पास में कचरा आ रहा है आसानी से, तो बिना मेहनत किए हुए, बिना अनुसंधान किए हुए, बिना लोगों से बात किए हुए वो मुख पृष्ठ पे छाप देंगे कि क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया तो भारत में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, 1-2 दिन के लिए शेयर मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट का फर्क पड़ सकता है, लेकिन वास्तव में जैसा कि शशांक भाई बता रहे हैं कि भारत के बैंक वो बहुत थोड़े कंजर्वेटिव हैं और उस तरह की अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट और अंधाधुंध जो है वो लोन देने की प्रक्रियाएं जैसे अमेरिका के कुछ बैंक करते हैं, ऐसी यहाँ नहीं होती हैं। तो शशांक भाई, ये जो आपने तो इसके बारे में देखा पढ़ा था, मैंने भी कुछ देखने की कोशिश की कि अमेरिका में तो इसका जश्न नहीं मनाया जा रहा कि एक बैंक डूब गया। वो अपने सिस्टम को जरूर ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत में ऐसा होता तो यहाँ तो जश्न मनाया जाता। ये एक और मोदी जश्न सरकार को इसका दोष ठीकरा फोड़ दिया जाता। अब अदानी ने गड़बड़ की तो बेचारा मोदी क्या करेगा उसमें। लेकिन आप देखो, बस बोलना है, कुछ भी बोल दो। अब गिरीश मालवीय की मैं बात करता हूँ, आप उसके आलेख पढ़िए, उसके में ना आर्थिक तथ्य रहते, ना आर्थिक तर्क वितर्क रहते, और कुछ भी लिख दो जिसका कोई आधार नहीं, कोई उसके पीछे व्यवहारिक बातें नहीं, तो लिखते रहो। उससे क्या होता, तुम्हारा आर्थिक ज्ञान कितना है तुम्हारे लेख से पता चल जाता है। अब स्टार्टअप पे आते हैं, भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, स्टार्टअप के लोगों के साथ मीटिंग की, बुलाया, आपकी क्या आवश्यकता है समझी। तो और स्टार्टअप में इतना बड़ा पैसा नहीं लगा हुआ है कि उसको भारत की सरकार अपने बहुते नहीं संभाल सकती। विदेशी बैंकों का यहाँ पे हमारे भी और भी वित्तीय संस्थान है, और भी विदेश के संस्थान है, मात्र सिलिकॉन वैली के वित्त पोषण से हमारे स्टार्टअप नहीं चल रहे, तो उतनी चिंता की बात नहीं है। और ये गिरीश मालवीय जैसे लोग इस तरह का उल्टा सीधा लिख के अपनी ही हंसी उड़वाते हैं, क्योंकि जिनको आर्थिक विषयों की समझ है वो देखते हैं कि क्या उल्टा सीधा लिख रहा है। तो लेकिन हम बात तो उसका ये है ना विरोध कि करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, लेकिन इतना हम उसको महत्व नहीं भी दे सकते। नहीं, लेकिन उसका प्रभाव पड़ रहा है। उसको लिख करके बड़े बड़े अखबारों के जो वित्तीय विशेषज्ञ हैं वो अपने मुख पृष्ठों पे इस तरह की भ्रामक खबर जो है वो लगा रहे हैं, जिससे जो पढ़ने वाला है वो तो मानता है कि अखबार में जो छप गया वो सही है। भारत में एक दुर्भाग्य और है माधव जी, एक दुर्भाग्य और है यहाँ पे ना, जो विपक्ष है या जो सरकार के विरोधी हैं, वो हर वस्तु को, हर घटनाक्रम को सरकार विरोधी बना देते। कोई आर्थिक पराभव हुआ हो, कोई ऐसी बात आई हो, तो उसको आर्थिक विषय में देखना चाहिए। नहीं, उनके मन में रहता है कि कुछ गड़बड़ हो तो मैं मोदी को बोलूं। तो मालवीय जैसे लोग इस तरह सोचते हैं, तो इनका आर्थिक जगत में कोई स्थान नहीं है, लिखते हैं। और रही बात समाचार पत्रों की, तो वो भी किस भाव से कार्य करते हैं छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई समाचार पत्र मोदी विरोधी है तो उस तरह के भाव छापेगा, अगर नहीं है तो वो नहीं छापेगा। लेकिन आपका ये कहना सही है कि किसी समाचार पत्र में अगर ऐसा कोई समाचार छपता है या आलेख छपता है, तो कम से कम उसमें तथ्य हो, इसका ध्यान तो संपादकीय प्रबंधन को रखना चाहिए। जी, मैं इसमें अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो सर, मैं इस बात 25 के आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे दिमाग में बात आई है कि मैं, जो लोग श्रोता इसको सुनेंगे देखेंगे, उनके लिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको हमारी कोई कही हुई बात इंस्पायर करती है, मैं ये चाहूंगा कि अब जैसे किसी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में अगर ये चीज छपी है और आपको लगता है कि भाई ये तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना लेख है, तो हमको उन संपादकों को मीटिंग करने की जरूरत है, पहुंचे उनके पास, वो लिख भी आप इतने गैर जिम्मेदाराना आदमियों को क्यों लिखने देते हैं। जैसे ये गिरीश मालवीय की बात है सर, इसे अर्थव्यवस्था में या छोटे मोटे जो निवेशक होते हैं या जो कोई स्टार्टअप अपना काम करना चाहता है, वो हताश हो जाएंगे इस तरह की रिपोर्ट से देख देख के। तो हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। तो मैं तो उन श्रोतागणों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इसमें अगर उनको किसी तरह की मदद चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो बात 25 के माध्यम से कमेंट कर माधव जी से मेरा नंबर, मेरा एड्रेस, मेरी ईमेल को भी ले सकते हैं। आप जुड़े अपने अपने शहरों में, उदयपुर में, दिल्ली में, जयपुर में, हम अपना एक बनाए, एक एक मिशन उठाएं। कोई भी चीज गलत छपती है उसमें आप हमारे साथ जुड़ेंगे और मैं आपके साथ चलूंगा, कोई और चले ना चले, मैं संपादक से मिलने भी चलूंगा कि भाई ये आपने किस लॉजिक पे समझा, या तो इसका उचित जवाब दो।
क्योंकि मैंने आपको एक और डिबेट में एक बार बताया था कि मैं जब कोई एक गलत बात छपी थी उदयपुर में, मैं राजस्थान पत्रिका पहुंच गया था और मैंने उनको 2 दिन का टाइम दिया था, मैं या तो मैं थ्रेटन करके आपको कोर्ट में सू कर रहा हूँ, तो उस व्यक्ति ने मेरी पत्नी के सामने मेरे पैर छुए थे कोर्ट में, सॉरी कोर्ट में, उनके ऑफिस में, और उनके एडिटर को आना पड़ा था, और वो तहलका मैंने इतना मचा दिया था कि यहाँ जयपुर तक हल्ला मच गया था, और मैंने कहा मैं अगर चाहता मैं इसको दिल्ली तक बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे भी पत्रकार लोग मेरे, कहने का मतलब मेरा क्या है कि देखिए, यदि आप सही हैं, संपादक हो या कोई प्रतिष्ठान हो या राष्ट्र की कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको जब जनमत का जरूरत पड़ती है, और अगर हम राइट पर्सन लोग इस तरीके से इसको मोबिलाइज करेंगे तो उनके मुंह में उनके थोड़ा कंट्रोल आएगा। जो कुछ भी कई बार टीवी डिबेट्स में या लिखने में जो कुछ भी कह देते हैं, दे बी मोर केयरफुल। तो मैं अपने साथियों को जोड़ना चाहूंगा हमारे साथ, इसमें जुड़े। हाँ, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ माधव जी। मैं तो संपादकों को बोलता हूँ कि भाई साहब, आप महंगाई बड़ी का बड़ा बड़ा समाचार छापते हो, ये महंगाई क्यों है ये नहीं छापते, इसका कारण क्या है, क्या सरकार की इसमें कोई भूमिका है? अब आलू महंगा हो गया तो इसमें सरकार क्या करेगी, और आलू सस्ता हो गया तो सरकार क्या करेगी? तो ये आर्थिक ज्ञान इनका कुछ रहता नहीं हो, जिसको कहते हैं ना सनसनी फैलाना, वैसा आलू 5 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 2 रुपए, अरे इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती। जहां भूमिका रही वहां आलोचना करो ना कि सरकार ने ये कार्य अच्छा नहीं किया, इसके कारण रहे। दूसरा, तेल के मूल्य पे आप देखो, 1 रुपया बढ़ गया, गैस सिलेंडर 50 रुपया बढ़ गया। अरे भाई साहब, मैं अभी एक प्रतिष्ठान में गया था, वहाँ एक कोई कार्य करती है, तो उसके स्वामी ने बोला मेरे को कि 50 रुपया गैस सिलेंडर भाव बढ़ गया, वो कांग्रेस के समर्थक है। तो मैं उनसे बोला कि ये आप क्या काम करें ना, इसको बुलाता हूँ। मैं पूछा भैया 50 रुपया बढ़ गया, कितना सिलेंडर लगता है तेरा 1 महीने में? बोला 1। मैं बोला कितने घर में व्यक्ति? बोली 4। 4 व्यक्ति पे 50 रुपया महीने का अतिरिक्त व्यय बढ़ा, और ये हंगामा ऐसे बचाएंगे जैसे पता नहीं बस उसका भोजन पानी सब बंद हो रहा है, जिसके यहाँ गैस सिलेंडर 50 रुपए का अधिक मूल्य का जा रहा है। वैसे ही तेल में 2 रुपया लीटर तेल बढ़ जाएगा, अब बड़े बड़े छापे, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अरे भाई साहब, एक मध्य वर्गीय व्यक्ति जो बाइक पे चलता है वो 500 रुपए का तेल नहीं जलाता। अगर उसमें 10% भी तेल का मूल्य बढ़ जाए तो उसका मासिक व्यय 50 रुपए बढ़ता है। ये कोई नहीं बताएगा। कोई गेहूं 10 रुपए किलो महंगा हो गया तो भैया वो 5 किलो गेहूं खरीदता है कि 10 किलो गेहूं खरीदता है? मेरा ये कहना है कि एक संपादक को मैंने कहा कि आप ये भी बताओ ना कि ऐसा होने से कितना अंतर पड़ा उसके मासिक व्यय में, ये नहीं बताएंगे। बड़ी बड़ी खबर हेडलाइंस लगा देंगे कि, तो हमको एक जो रावत सर बोल रहे थे कि हमको इन संपादकों को ये आर्थिक ज्ञान देना पड़ेगा। मैं तो बोलता रहता हूँ कि आप मात्र ये सब बड़ा बड़ा लोगों को प्रभावित करने के लिए इस तरह की शीर्षक मत लगाए। पहले आप जाके अध्ययन कीजिए कि इसका इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। वो तो आप देखोगे नहीं, बना दोगे, कुछ भी लिख दोगे। और अगर हम आर्थिक रूप से देश की जनता को जागृत नहीं करेंगे तो हम अपने देश को आर्थिक रसातल में भेज रहे, उसका आर्थिक ज्ञान हम बना नहीं रहे, और हम गलत आर्थिक अवधारणाओं पे बातें कर रहे हैं, वो अवधारणाएं ठूस रहे हैं उसके माथे में। कितना गलत है ये। फ्री बीज, एक अंतिम समाप्त करता हूँ, फ्री बीज है। फ्री बीज में आप कहते हो कि मैं 1000 रुपया महीने एक महिला को दे दूंगा। क्या होगा 1000 रुपये महीने देके एक महिला के जीवन स्तर में अंतर? उसको बड़ी बात बना देंगे, उस हमारे अंदर एक लालच उत्पन्न कर देंगे, उसके आधार पे जनमत बनेगा, मतदान होगा। तो हमको एक सजग समाचार पत्र या मीडिया के प्रहरी के रूप में लोगों को बताना चाहिए ना कि भाई साहब 1000 रुपया महीना दिल्ली की किसी एक गृहिणी को मिल ही जाएगा तो उसके जीवन में क्या अंतर आ जाएगा? 30 रुपया प्रतिदिन का अतिरिक्त आय उसको हो ही जाए तो क्या आ जाएगा बताइए। तो इस पे भी रावत सर ने अच्छी बात बोली है, जाके बोलते हैं हमको इनको धीरे धीरे समझाना होगा कि भाई आप इस तरह के आधारहीन जनमत मत बनाया करो, इस देश के को आर्थिक दुर्दशा में ठूसने का प्रयास बंद करो। अगर आपको आर्थिक ज्ञान है तो उस आधार पे लिखो, और नहीं है तो कम से कम जिनको है उनसे सीखो। जी सही बात है जी। अब इस बात को हमने इसको चर्चा की कि सिलिकॉन वैली बैंक उसका डूबना, उसके कारण और क्या उसके भारत में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इस तरह का कहा है। लेकिन ऐसे जो तथ्यों के आधार पे जो शशांक भाई ने बताया है, जो नीरज भाई साहब ने बताया है,
कि इस तरह की कोई बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है और भारत के बैंक अमेरिका के कुछ बैंकों की तुलना में उनका कंजर्वेटिव जो है वो लोन डिसबर्समेंट और सैंक्शनिंग का प्रोसीजर है, तो उससे अलग उसका है। और एक जो बार-बार है कि भी देश लुट गया, बिक गया, बेच दिया, सब बेच करके जो है झाड़-फूँक के चले जाएँगे, तो उनकी जानकारी के लिए है कि उसपे हम अलग से भी एक बातचीत करेंगे कि पिछले 9 महीने में जो सरकारी बैंक हैं, उनका मुनाफ़ा, जो सकल कुल मुनाफ़ा है, वो 70,000 करोड़ से अधिक का है। तो ये पिछले 10 साल में, 5 साल में उसकी तुलनात्मक अध्ययन पे हम बातचीत करेंगे। तो ये सब हमारे जो है दर्शकों की जानकारी के लिए है, बहुत सारे लोगों को तो होगी ये जानकारी, लेकिन इस तरह की बातों पे अखबार में जो है बड़े-बड़े कॉलम में न्यूज़ नहीं आ रही है। सिर्फ़ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो आज हमने इस विषय पे बात की सिलिकॉन वैली बैंक और उसके भारत में क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वहाँ के बैंकों की ऋण देने की जो गति और तरीका है और भारत के बैंकों के उसके अंदर जो आधारभूत जो फ़र्क है, वो शशांक भाई ने समझाया और उससे मिले-जुले जो और दूसरे प्रभाव हैं और कारण हैं, उस पे डॉक्टर नीरज रावत साहब ने भी प्रकाश डाला। तो उम, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है और उसके लिए शशांक भाई का धन्यवाद, डॉक्टर नीरज रावत का भी धन्यवाद। हम फिर इसी एक अंतिम वाक्य मैं बोलना चाहता हूँ जी, 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 अवश्य, कि अवश्य। सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश राष्ट्र हुँ, बेचना नहीं है, और ये हर सरकार ने किया, कांग्रेस ने भी किया, जनता दल जैसे गठबंधन की सरकार आई, सबने किया। तो ये राष्ट्र बेचना, इसको कहना राष्ट्र की में गलत जनमत का निर्माण करना है, और ये राष्ट्र के प्रति अपराध है, आर्थिक अपराध है। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हिंदुस्तान जिंक का बेचना था, उसका एक जो शेयर था गवर्नमेंट ने बेचा और उसमें कितना गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, सरकार को, और आज भी हो रहा है। तो वो एक अलग बात है कि वो विनिवेश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है कि भई हिंदुस्तान ने कोई रेल नहीं बेची। रेल का ऑपरेशन उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया है, तो वो बेचना नहीं हुआ। इसी तरह से अडानी या कोई भी और पहले जीएमआर था, वो जो है वो एयरपोर्ट का रख-रखाव कर रहे हैं मुख्य रूप से। तो रख-रखाव करना एयरपोर्टों को बेचना नहीं माना जाएगा। ए ए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया घाटे में रही है 2019 के अंदर और अब 25 और जो एयरपोर्ट हैं, उनका रख-रखाव कंपनियों को दिया जाएगा। हो सकता है वो अडानी को दिया जाए। अगर अडानी में एक एक उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण अगर सरकार को फ़ायदा होता है, तो इसमें यहाँ पे मैं छोटी-सी बात जोड़ देता हूँ कि 2019 में जो बिड हुई थी, उसमें कई एयरपोर्ट की बिड ऐसी थी कि जिसके अंदर दूसरी पार्टी ने 19 या 20 रुपए पर पैसेंजर पर ईयर का कोट किया था और अडानी ने 105 का किया था। तो कुल मिला के उसको 4,000 करोड़ से ज़्यादा उनको मिले थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो आप सभी का शशांक भाई का, डॉक्टर नीरज रावत का धन्यवाद और तो हम फिर मिलेंगे इस बारे में बातचीत करने के लिए दोनों का नमस्कार। 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 तो ये बातचीत थी सिलिकॉन वैली बैंक के परिस्थितियों में कैसे वो डूबा, उसका क्या प्रभाव भारत में पड़ सकता है, भारत की बैंकिंग व्यवस्था में और स्टार्टअप में, और भारत के बैंकों में मूल रूप से मुख्य रूप से किस तरह से भिन्न है वहाँ के बैंकों के सामने। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।